मैं मुबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से 12th क्लास के लिए पॉलिटिकल साइंस जो पहला चैप्टर चल रहा था दो ध्रुवीयता का अंत, उसका दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि दो ध्रुवीयता का अंत क्या है, सोवियत प्रणाली क्या है, उसकी विशेषता क्या है, इसे पढ़ चुके थे। आज क्वेश्चन है कि शॉक थेरेपी क्या थे। क्वेश्चन है शॉक थेरेपी क्या थी। क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का यह सबसे बेहतर तरीका था। क्वेश्चन है कि शॉक थेरेपी क्या थी, क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का यह सबसे बेहतर तरीका था। तो हमें जानना है कि पूंजीवाद शॉक थेरेपी क्या थी। तो याद रखना है कि शॉक थेरेपी हमें जानना है कि शॉक थेरेपी, ठीक है। तो शॉक थेरेपी इसका अर्थ क्या है, आघात पहुंचाकर उपचार करना, आघात पहुंचाकर उपचार करना, आघात, ठीक, आघात पहुंचाकर उपचार करना, ठीक, आघात पहुंचाकर उपचार करना। ये तो इसका अर्थ हो गया कि शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। फिर आता है कि शॉक थेरेपी यह मॉडल, ठीक, यह मॉडल किसके द्वारा बनाया गया। तो पहले तो हमें ये लिखना है कि शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। शॉक थेरेपी मॉडल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा तैयार किया गया था। दूसरा पॉइंट जानना है कि शॉक थेरेपी मॉडल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के द्वारा तैयार किया गया था। और इन दोनों संस्थाओं पर ज़्यादा प्रभाव किसका है। तो इनडायरेक्ट में इन दोनों पर किसका प्रभाव है, तो अमेरिका का। तो एक बार दोबारा सुनना है, शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। शॉक थेरेपी मॉडल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के द्वारा तैयार किया गया था। इसके अंतर्गत ये कहा गया था कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो सोवियत संघ के विघटन के बाद जो भी साम्यवादी देश थे उनको इस मॉडल को अपनाने के लिए बल दिया गया या अपनाने के लिए कहा गया। एक बार दोबारा पूरा सुन लेना है कि शॉक थेरेपी क्या है। तो शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। शॉक थेरेपी मॉडल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के द्वारा बनाया गया था। इसका उद्देश्य सोवियत संघ के विघटन के बाद जो भी साम्यवादी देश थे उन सभी देशों को यह मॉडल अपनाने पर बल देना, या उन सभी देशों को ये मॉडल अपनाने के लिए कहना, अर्थात इसका उद्देश्य उन सभी देशों को पूंजीवादी मॉडल को अपनाने पर बल देना था। तो ये तो हो गया शॉक थेरेपी क्या है। अब हमें पढ़ना है कि शॉक थेरेपी की विशेषता क्या है। शॉक थेरेपी की विशेषताएं, ठीक, शॉक थेरेपी की क्या है, विशेषताएं। शॉक थेरेपी की विशेषताओं में जो पहला पॉइंट है कि इसमें जो राज्य की सारी संपदा थी वो निजी हाथों को दे दिया गया। राज्य की संपदा को क्या कर दिया गया, निजी हाथों में। तो राज्य की संपदा, ठीक, राज्य की संपदा का क्या कर दिया गया, निजीकरण। राज्य की संपदा का निजीकरण, ठीक, निजीकरण कर दिया गया। मतलब कि राज्य की जो भी संपदा थी वो सब निजी हाथों को सौंप दिया गया। दूसरा क्या है, जो सामूहिक फर्म थे, ठीक, सामूहिक फर्म का या सामूहिक फर्म को निजी फर्म में बदल दिया गया। सामूहिक फर्म को निजी फर्म में बदल दिया गया, ठीक। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि जो भी सामूहिक फर्म थे उनको निजी फर्म में बदल दिया गया। और तीसरा कहा गया कि पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने पर बल दिया गया। किसको, पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने पर बल दिया गया, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने पर बल दिया गया।
ठीक है, दोबारा सुनना है कि शॉक थेरेपी की विशेषताएं क्या है कि राज्य की संपदा का निजीकरण कर दिया गया, सामूहिक फर्म को निजी फर्म में बदल दिया गया, जो साम्यवादी देश थे उनको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने पर बल दिया गया, और इसके साथ साथ उद्योगों का भी क्या कर दिया गया, निजीकरण कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि उद्योगों का निजीकरण, उद्योगों का निजीकरण। ठीक, तो ये कुछ प्रमुख क्या है, इसकी विशेषताएं हैं। तो अभी हमने पढ़ लिया कि शॉक थेरेपी क्या है, उसकी विशेषता क्या है। अब हमें पढ़ना है कि क्या ये साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ का बेहतर तरीका था। तो हमें जानना है कि जो शॉक थेरेपी है वो साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का बेहतर तरीका नहीं था। दोबारा सुनना है कि हमें अब एक मतलब आधा आंसर हमने पढ़ लिया कि शॉक थेरेपी क्या थी। अब हमें पढ़ना है कि क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का ये बेहतर तरीका था। तो हमें लिखना है कि साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ का ये बेहतर तरीका नहीं था। अब उसके बाद उसके पॉइंट लिखने हैं। दोबारा सुनना है, ये जानना है कि जो शॉक थेरेपी था साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का बेहतर तरीका नहीं था, क्योंकि अब क्यों नहीं था तो बताना है कि शॉक थेरेपी के कारण, शॉक थेरेपी के कारण, या इनको हम अगर ऐसे भी कह सकते हैं कि शॉक थेरेपी के परिणाम, तो परिणाम में भी हम लिख सकते हैं कि पहला परिणाम क्या हुआ कि रूस के, पहले सुन लेना है कि शॉक थेरेपी के कारण रूस को अपने 90% उद्योग, रूस को अपने 90% उद्योग निजी कंपनियों को बेचना पड़ा। रूस को अपने उद्योगों का 90% भाग निजी कंपनियों को बेचना पड़ा। इसे विश्व इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा जाता है। तो पहला प्रभाव क्या है कि रूस को, ठीक है, रूस को अपने उद्योगों का 90% भाग, रूस को अपने उद्योगों का 90% भाग निजी कंपनियों या निजी हाथों में बेचना पड़ा। ठीक है, निजी कंपनियों को बेचना पड़ा। ठीक है, निजी कंपनियों को बेचना पड़ा। इसे विश्व इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा जाता है। सबसे बड़ी गैराज सेल कहा जाता है। तो याद रखना है कि शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप रूस को अपने उद्योगों का 90% भाग निजी कंपनियों को बेचना पड़ा। इसे विश्व इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा जाता है। यहीं पर दूसरा पॉइंट याद रखना है कि शॉक थेरेपी का सबसे बुरा प्रभाव रूस पर पड़ा, और रूस में मुद्रास्फीति इतना ज़्यादा बढ़ गई कि रूस की जो मुद्रा थी, रूस की रूबल, इसका मूल्य बहुत ही कम हो गया। मुद्रास्फीति क्या होता है कि मुद्रा की क्रय शक्ति का कम हो जाना। मुद्रास्फीति का अर्थ है मुद्रा की क्रय शक्ति का कम हो जाना। लेकिन हमें वो सब नहीं लिखना, हमें बस ये लिखना है कि शॉक थेरेपी के कारण रूस में मुद्रास्फीति इतनी अधिक बढ़ गई कि रूस की मुद्रा रूबल का मूल्य बहुत कम हो गया। दोबारा एक बार सुनना है कि शॉक थेरेपी के कारण रूस में मुद्रास्फीति बहुत अधिक बढ़ गई, जिसके कारण रूस की मुद्रा रूबल का मूल्य बहुत कम हो गया। तीसरा पॉइंट जानना है कि शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप अमीर और गरीब के मध्य आर्थिक विषमता उत्पन्न हो गई। आर्थिक विषमता और बढ़ गई क्या मतलब है? दोबारा सुनना, मतलब बताना है कि शॉक थेरेपी के कारण अमीर और गरीब के मध्य आर्थिक विषमता और बढ़ गई।
ये बाकी अपने आप लिखना है कि अमीर और गरीब के मध्य आर्थिक विषमता और अधिक बढ़ गई। मतलब अमीर और अमीर हो गए जबकि गरीब और गरीब हो गए। ये पॉइंट ये मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, आपको पूरा लिखना जब मैं बोल रहा हूँ कि शॉक थेरेपी के कारण अमीर और गरीब में आर्थिक विषमता और बढ़ गई, अमीर और अमीर हो गए, गरीब और गरीब हो गए। नेक्स्ट पॉइंट हमें जानना है कि शॉक थेरेपी के कारण रूस के लगभग 1500 बैंक दिवालिया हो गए। ठीक, शॉक थेरेपी के कारण रूस के लगभग 1500 से ज़्यादा बैंक दिवालिया हो गए। दिवालिया का तात्पर्य कंगाल हो गए, नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए। तो शॉक थेरेपी के कारण रूस के लगभग 1500 से ज़्यादा बैंक दिवालिया हो गए। और साथ ही साथ शॉक थेरेपी के कारण साम्यवादी देशों में माफिया वर्ग का प्रभाव बढ़ गया। किसका प्रभाव बढ़ गया? तो माफिया, ठीक है, माफिया वर्ग का प्रभाव बढ़ गया। ठीक है, माफिया वर्ग का प्रभाव बढ़ गया। ठीक है, इस तरह से कि शॉक थेरेपी साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का बेहतर तरीका सिद्ध नहीं हुआ। तो ये पूरा क्वेश्चन है कि शॉक थेरेपी क्या है, उसकी विशेषता क्या है और ये संक्रमण का बेहतर तरीका था या नहीं था, हमने ये कंप्लीट किया। यहीं पर एक और क्वेश्चन जान लेना है कि बाल्टिक प्रदेश किसे कहते हैं। क्वेश्चन जानना है कि बाल्टिक प्रदेश क्या है या बाल्टिक क्षेत्र किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि बाल्टिक क्षेत्र क्या है या किसे कहते हैं। क्वेश्चन है बाल्टिक, ठीक है, बाल्टिक क्षेत्र या प्रदेश किसे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि बाल्टिक क्षेत्र या प्रदेश किसे कहते हैं। तो हमें एक पॉइंट ध्यान रखना है कि बाल्टिक, ठीक, बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर है यूरोप में। तो बाल्टिक सागर के किनारे या बाल्टिक सागर के किनारे स्थित, बाल्टिक सागर के किनारे स्थित देश को या देशों को बाल्टिक क्षेत्र कहा जाता है। दोबारा सुनना है कि बाल्टिक सागर के किनारे स्थित, बाल्टिक सागर के किनारे स्थित देशों को बाल्टिक प्रदेश कहा जाता है। इनमें मुख्य रूप से 3 देश हैं। कितने देश हैं? 3। कौन कौन? एक है लाटविया, लाटविया, दूसरा लिथुआनिया, ठीक है, लिथुआनिया, और तीसरा है एस्टोनिया, एस्टोनिया या एस्टोनिया। ठीक है, दोबारा सुनना है कि बाल्टिक सागर के किनारे स्थित देशों को बाल्टिक क्षेत्र या बाल्टिक प्रदेश कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 देश हैं, लाटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। ठीक है, ये तीनों दोबारा सुनना है कि बाल्टिक सागर के किनारे स्थित देशों को क्या कहा गया? बाल्टिक क्षेत्र कहा गया। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो लाटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। सबसे पहले याद रखना है कि लिथुआनिया ने 1990 में अपने आप को क्या कर लिया? स्वतंत्र घोषित कर लिया, स्वतंत्र घोषित कर लिया। ठीक है, ध्यान रखना है कि इन तीनों देशों में लिथुआनिया ने सबसे पहले अपने आप को 1990 में स्वतंत्र घोषित कर लिया। और ये तीनों देश 1991 में, ये तीनों देश 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हो गए, संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हो गए। और 2004 में ये तीनों देश नाटो में शामिल हो गए। किसमें शामिल हो गए? नाटो में शामिल हो गए। ठीक, दोबारा जानना है, पूछ सकता है कि बाल्टिक क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो 3 संख्या है। क्यों बाल्टिक क्षेत्र कहा जाता है? क्योंकि ये बाल्टिक सागर के किनारे स्थित थे। इनमें सबसे पहले किस देश ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया? तो लिथुआनिया ने किया। कब किया? 1990 में किया, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो उस विघटन के बाद ये तीनों देश संयुक्त राष्ट्र संघ में 1991 में शामिल हो गए। और बाद में 2004 में ये तीनों देश नाटो में शामिल हो गए। तो इस तरह से यहाँ पे 1 नंबर के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आपको पूरा याद रखना है। ठीक है, अगर ये वीडियो आज हम यहीं तक रोक रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक भेजें
ताकि मेरा मनोबल और बढ़े और मैं और मेहनत करके अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।